नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में पूरा अध्याय आपको समझाया जाए। जो अध्याय है हमारा भारतीय संविधान। अब संविधान का मतलब क्या होता है? तो अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जो है घर में रहते हो, खेलते हो, आप अपनी गली में, पास पड़ोस में, पार्क में खेलते हो। तो खेलते, जैसे मान लो आप खेलते हो क्रिकेट के अंदर जो नियम बने हुए हैं, आप नियम खुद बनाते हो। नियम कैसे बनाते हो? आप कहते हो कि यदि बॉल किसी घर में गई तो आउट हो जाएगा, यदि बॉल जो है नाली में चली गई तो भी आउट माना जाएगा या वही निकाल के लाएगा। जिसके पास जिसका बैट है उसका नंबर पहले आएगा। जो कहता है बॉल जिसकी है वो कहता है कि मैं पहले बॉलिंग में करूँगा। तो आप जो है अपने नियम जो है खुद बना लेते हो। ये नियम जो क्रिकेट खेल है उसके नियमों की तरह तो नहीं है, ये आपने अपने नियम बना लिए हैं और आप उनको मानते भी हो। सभी जो खेलते हैं वो बच्चे जिन्होंने नियम बनाए हैं वो सब उसको मानते हैं। तो क्या है ये नियम? इनको क्या कहेंगे नियमों को? इनको कहते हैं संविधान। ये आपके खेल का, जो आप खेल रहे हो, अपने गली में खेल रहे हो, ये क्या है? ये आपके खेल का संविधान है। तो अब हम चैप्टर, यदि आपको समझ में आया कि संविधान क्या है, तो अब जो है, जो पुस्तक है आपकी, अब उसके आधार पर जो है हम पढ़ाई करते हैं जो संविधान है वो क्या होता है। अब समाज के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच जो है फ़र्क पता चलता है। भारतीय समाज है, भारत का अलग संविधान है। अमेरिका है, उसका अलग संविधान है। दक्षिण अफ्रीका देश है, उसका अलग संविधान है। तो जो भी समाज हैं वो अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से अपने नियम बना लेते हैं। बड़े समाजों में कई अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। तो आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। तो जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये लिखित में ही हो, मौखिक भी हो सकता है। जैसे इंग्लैंड का जो संविधान है वो मौखिक है और जो भारत का संविधान है वो लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। ये तो बात हुई संविधान की। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? जो संविधान है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो पहले बात करते हैं, संविधान ही हमें बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, कि जो हमारा समाज है वो कैसा हो, जो स्वरूप है वो कैसा हो। संविधान जो है नियमों का एक समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, जिसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ जो है विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो संविधान के द्वारा ही, जैसे आपने खेल में नियम बनाए थे कि कैसे कैसे आप जो खेलोगे, किसकी बारी पहले आएगी, कौन पहले बॉलिंग करेगा, आउट का नियम बना दिए कि यदि मान लो बॉल किसी घर पहुंच गई तो आप आउट हो जाओगे। तो ये जो नियम आप बनाते हो, ये नियम हर जगह अलग अलग होते हैं। एक मोहल्ले के बच्चे के नियम अलग हैं, दूसरे मोहल्ले के बच्चों के नियम अलग हैं। तो इसी तरीके से जो हर देश का संविधान है, तो उसमें क्या है कि संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। ये जो नियम उन्होंने बनाए हैं ये वो हर देश के अलग होते हैं। दूसरा है
संविधान का तो मुख्य दूसरा उद्देश्य है कि देश की राजनीति व्यवस्था को तय करना। जो राजनीति व्यवस्था है वो कैसी होगी, ये भी हमें संविधान से ही पता चलता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता को चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ जो है इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। तीसरा कि संविधान क्यों चाहिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा कारण है हम खुद को अपने आप से बचा सकें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। हम देखते हैं ना कि जो है लोग, जो पार्टी नेता हैं, वो कितने घोटाले करते हैं। तो जो है इससे बढ़िया क्या है, किसी तानाशाह को बना दिया जाए। लेकिन जो हमारा संविधान बना है उसमें तो ये नहीं था कि जो है कि तानाशाह हमारे ऊपर राज करेगा या कोई राजा राज करेगा। हमने तो लोकतंत्र को चुना है। तो इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यदि हमारा जो संविधान है, जो उसमें बातें लिखी गई हैं, तो वही हमें ऐसे उन्माद से बचाता है। अब जो संविधान है ये लिखा किसने है, हमारे देश के जो संविधान के निर्माता कौन है, क्या घटनाएं घटी थी, कैसे क्या हुआ, निर्माता कौन है, अब इस बारे में बात करते हैं। एक सभा होती है। सभा क्या, जो लोग संविधान बनाते हैं, जो सदस्य होते हैं। तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज का जो पाकिस्तान और भारत उस समय एक ही था। तो जो संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे और जो संविधान की पहली बैठक हुई वो दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है तो जो है सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद दोबारा जो है, क्योंकि वो तो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो हमारी संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देश जो है 2 हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा भी जो है 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने देश का जो संविधान जो है उसमें चर्चाएं की, बहस की, जो है उसको लिखने में सहायता की। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आप सभी जानते हैं कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, लगभग 3 वर्ष का समय लगा।
संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। ये सारा रिकॉर्ड है। कई बार आगे जब व्याख्या करनी होती है संविधान की तो उनको इस्तेमाल किया जाता है। संविधान निर्माण के कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये जो है उस समय खर्च हुए थे। एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनता है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें जो है संविधान का जनक भी कहा जाता है। वैसे 299 सदस्य थे, सभी ने जो है इसमें भाग लिया, लेकिन जो है पेपर में पूछते हैं कई बार कि जो है संविधान सभा के जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब जो हमारा संविधान है इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, क्योंकि हम जो है इस अध्याय को, जो आपकी पुस्तक है उसके हिसाब से ही आपको तैयार किया गया है कि जो मुख्य बातें उसमें आई हैं वही शामिल कर रहे हैं। वैसे संविधान बहुत बड़ा है, इसके लिए तो वीडियो एक तो में तो काम चलेगा नहीं, बहुत सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी, लेकिन इसलिए जो है इस अध्याय में जो बातें आई हैं उसी को जो है शामिल किया जा रहा है। अब भारतीय संविधान जो है उसके मुख्य लक्षण क्या हैं। पहला है संघवाद। अब संघवाद क्या होता है? इसका मतलब होता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। आप देखते हो राज्यों में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, जो हमारी एमसीडी है, नगर पालिकाएँ हैं, गाँव में पंचायत हैं, वहाँ अलग सरकार है। तो हमारे देश में क्या है, 3 तरह की सरकारें हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तर की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। संसदीय शासन पद्धति। भारत के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव जो है लोग खुद करते हैं। जानते हो कि चाहे वो हम चुनाव करें, पंचायतों के चुनाव करें, चाहे एमएलए विधायक जो होते हैं राज्य स्तर पर चुनाव करें, या केंद्र स्तर पर जो प्रधानमंत्री चुनाव होते हैं एमपी के, उसमें सभी जो स्तर हैं वहाँ पर जो चुनाव हैं वो जनता द्वारा ही किया जाता है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। भारत में जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की जो है सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो, चाहे गरीब है अमीर है, कोई भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों का निर्माण करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। जिसे हम कहते हैं जो विधायिका है, जो हमारे एमएलए एमपी हैं वो विधायिका, जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, वो विधायिका बोलते हैं उसको। कार्यपालिका जो हमारे मंत्री, जैसे मुख्यमंत्री है, उसके कैबिनेट मंत्री हैं, वो क्या है, जो कार्यपालिका काम करते हैं वो काम करते हैं। और तीसरा होता है न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, निचले स्तर पर जो अदालतें हैं वो सब क्या हैं, वो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। संविधान में जो एक मुख्य लक्षण जो है वो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है, इसमें चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि
सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमें समानता का अधिकार जो है दिया गया है, कानून के समक्ष जो है सभी समान हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की जो है उसको अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम मतलब कि ज़बरदस्ती किसी से हम जो है काम नहीं करा सकते, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये आते हैं हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी आज़ादी दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान जो है खोल सकते हैं। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर जी ने तो इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। इसमें क्या है कि जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अब यदि वो हमें ना मिलें तो उसके लिए हम जो है न्यायालय में जा सकते हैं। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारा संविधान का, मौलिक अधिकार। आगे है धर्म निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। भारत का कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ लोगों को आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में जितने महत्वपूर्ण बातें आई हैं उनको हमने शामिल किया है और कोशिश की है कि आपको इस एक वीडियो में ही आपको पूरा अध्याय समझ में आ जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको अध्याय समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं, आपको जो है घर बैठे ही जो है एक वीडियो के माध्यम से ही आप जो है पढ़ाई कर सकें, तो जो है यदि आपको यदि आप वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।